हेलो दोस्तों, वेलकम टू द मैन फार्मा ट्यूटोरियल्स। सच सच बताना, एग्जाम में क्लासिफिकेशन देखने के बाद क्या आपको भी बहुत सारा कन्फ्यूजन और टेंशन होती है? बहुत सारे ग्रुप, कॉम्प्लेक्स नेम्स, एक्चुअली समझ ही नहीं आता एग्जाम में लिखना कैसे है। अगर ये प्रॉब्लम भी आपके साथ हो रही है तो बिल्कुल भी टेंशन मत लेना। आज इस वीडियो में हम देखेंगे क्लासिफिकेशन को याद रखने का और उसको समझने का आसान सा तरीका कौन सा है, जिसकी वजह से फार्माकोलॉजी में इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करने वाले क्लासिफिकेशन हमें याद करने में बहुत ज़्यादा इजी हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं क्लासिफिकेशन होता क्या है। एक्चुअली क्लासिफिकेशन एक जस्ट मेथड है जिसके मदद से हम ड्रग्स को डिफरेंट कैटेगरीज में डिफरेंट पैरामीटर्स लगा के उसको क्लासीफाई कर सकते हैं। जैसे हम डे टू डे लाइफ में मोबाइल में हमारे ऐप्स जो भी है वो ऐप्स कैटेगराइज करके रखते हैं, जैसे कि जोमेटो या फिर स्विगी एक कैटेगरी में आएंगे, या फिर फ्लिपकार्ट और अमेजॉन या फिर मिंत्रा वाले जो भी ऐप्स है वो एक कैटेगरी में आएंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि फ्लिपकार्ट, अमेजॉन या फिर मिंत्रा वाले जो ऐप्स है वो शॉपिंग के लिए हेल्पफुल है। तो ये जो उनकी यूटिलिटी है या फिर उनका जो पर्पज़ है, वो पर्पज़ के बेसिस पे हमने उन ऐप्स को कैटेगराइज किया है। वैसे ही अगर यूटिलिटी के हिसाब से या फिर डिफरेंट पैरामीटर्स लगा के हम ड्रग्स को अगर क्लासीफाई कर रहे हैं तो इसी को हम कहेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स। तो ये क्लासिफिकेशन समझने से पहले हमें ये पता होना चाहिए किस बेसिस पे इन ड्रग्स को क्लासीफाई कर सकते हैं। इसमें पहला आता है केमिकल स्ट्रक्चर। तो केमिकल स्ट्रक्चर हमें क्या बताता है कि अगर ड्रग्स के केमिकल स्ट्रक्चर अगर सिमिलर हो तो इन सब ड्रग्स को हम एक कैटेगरी में रख सकते हैं, और इन्हीं ड्रग्स का अगर केमिकल स्ट्रक्चर अलग है तो उनको हम डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं या फिर क्लासीफाई कर सकते हैं। और इसके बाद हमारा सेकंड पैरामीटर आता है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। तो इस पैरामीटर से हमें क्या पता चलता है कि अगर सेम मेथड से मैकेनिज्म ऑफ एक्शन फॉलो करने वाले जो ड्रग्स है उनको हम एक कैटेगरी में रखेंगे, और जिनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन अलग अलग है उनको भी हम अलग अलग कैटेगरी में रखेंगे। इसके बाद में थर्ड आता है हमारा थेरापेटिक यूजेस। जैसे कि अगर एग्जांपल के बारे में बात करेंगे तो आता है हमारा पैरासीटामोल। तो पैरासीटामोल का अगर पर्पस देखें या फिर थेरापेटिक यूज देखें तो वो किस लिए यूज होता है, तो जनरली एक एंटीपायरेटिक या फिर फीवर रिड्यूस करने के लिए इस ड्रग का यूज होता है। ठीक है, तो हम थेरापेटिक यूज के अकॉर्डिंगली पैरासीटामोल को किस कैटेगरी में रखेंगे, तो एंटीपायरेटिक कैटेगरी में रखेंगे। इसी प्रकार से अगर हम बात करें एसिक्लोफेनेक होगा या फिर डाइक्लोफेनेक होगा, जनरली एज अ पेन किलर बोल के यूज होते हैं। ठीक है, तो जो पेन रिड्यूस करते हैं उनको हम कहेंगे नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। तो इस एग्जांपल से हम क्या समझ सकते हैं, पैरासीटामोल का यूज अलग था, एसिक्लोफेनेक और डाइक्लोफेनेक का यूज अलग है। इसीलिए थेरापेटिक यूजेस के हिसाब से हमने इन ड्रग्स को डिफरेंट कैटेगरीज में क्लासीफाई किया है। और फिर लास्ट में आता है सोर्सेस, कि हमारा जो ड्रग है वो हमें ऑब्टेन कहाँ से हो रहा है। ठीक है, तो इसका सोर्स हो सकता है नेचुरल सोर्स, जैसे कि प्लांट बेस हो गया या फिर एनिमल बेस हो गया, या फिर ऐसा हो सकता है कि वो सिंथेटिक या फिर सेमी सिंथेटिक हो। तो ये जो ड्रग्स है ये ड्रग्स हमें ऑब्टेन कहाँ से हो रहे हैं, इस बेसिस पे हमने हमारे ड्रग्स को क्लासीफाई किया है। तो अब तक जिन भी चीज़ों के बारे में हमने बात की है उस समराइज किया जाए तो हम यही कह सकते हैं, अगर कोई भी ड्रग की क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे हमने किया है ये अगर आपको अच्छे से पता हो तो इन ड्रग्स को समझने में और याद रखने में हमें बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। तो अब तक ये तो हमने समझ लिया कि किस बेसिस पे हम ड्रग्स क्लासीफाई कर सकते हैं या फिर क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे होता है। लेकिन अगर हम बात करें तो ये क्लासिफिकेशन होता क्यों है, या फिर क्लासिफिकेशन का इंपॉर्टेंस या फिर सिग्निफिकेंस क्या है, तो यही चीज़ एग्जाम्पल के साथ समझाना चाहो तो ऐसा समझे कि बीफार्म में आप फार्माकोलॉजी पढ़ रहे हैं और फार्माकोलॉजी पढ़ते वक्त आपको 1000 ड्रग याद करने के लिए बोल दिया। क्या ये पॉसिबल होगा कि 1000 ड्रग्स आपको एक ही सेमेस्टर में सभी ड्रग्स याद हो जाएंगे? ऐसा तो बिल्कुल नहीं होगा। तो विदाउट एनी फिल्टर या फिर विदाउट एनी पैरामीटर पे क्लासीफाई करके यही सब ड्रग्स को याद रखना चाहे तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं होगी। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम जनरली क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन का यूज करते हैं, जिसकी वजह से जो भी ड्रग्स है और जो भी पैरामीटर्स हमने अब तक बात किए हैं उन ड्रग्स को इन सब पैरामीटर्स के बेसिस पे हम वो वाले ड्रग्स क्लासीफाई कर सकते हैं। और इसी चीज़ को अगर एग्जाम के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो ऐसा मानो एग्जाम में आपको 5 मार्क या फिर 10 मार्क के लिए क्वेश्चन आए। ठीक है, क्लासीफाई एंटी अरिथमिक ड्रग्स। ठीक है, तो आप इसमें क्या कर सकते हो कि अगर आपने एंटी अरिथमिक कैटेगरी में आने वाले जो भी ड्रग्स है उनका क्लासिफिकेशन अगर फ्लो चार्ट या फिर टेबल के फॉर्मेट में अगर लिखा तो एग्जामिनर भी ये देख सकता है कि ये जो टॉपिक है आपको लॉजिकली को बहुत अच्छे से समझ में आया है। और जब एग्जामिनर को ये चीज कंफर्म हो जाती है तो एग्जामिनर उस अकॉर्डिंगली ज्यादा मार्क्स दे देता है। फिर अगर समझा जाए कि आफ्टर द बी फार्म आप किसी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में लेबोरेटरी में काम कर रहे हो, तो इस R&D में काम करते वक्त जब आपको किसी ड्रग को चूज करना हो या फिर उसके साइड इफेक्ट समझने हो तो इस डिसीजन को आसान बनाने के लिए उस ड्रग की जो क्लासिफिकेशन है वो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करती है। एग्जाम से पहले जो भी चीजें आपने अब तक पढ़ी हो उसको अगर आपको इफिशिएंटली रिवाइज करना है तो ये करने में आपको क्लासिफिकेशन बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहता है, और इसी के साथ लॉजिकली चीजें याद रखने में हमारे ब्रेन को बहुत ज्यादा आसानी भी हो जाती है। तो सिंपल बात इतनी है, क्लासिफिकेशन का अगर इंपॉर्टेंस देखा जाए, बिना क्लासिफिकेशन के बहुत सारे जो ड्रग्स है उनको अगर याद रखना है तो आपको बार बार रट्टा मारना पड़ेगा। ठीक है, और आपको तो पता है, और रट्टा मारी हुई चीजें बहुत लॉन्ग टर्म तक हम याद नहीं रख पाते।
और इसी के लिए क्लासिफिकेशन को समझना और उसी के बेसिस पे ड्रग्स को क्लासिफाई करना या फिर ऑर्गेनाइज करना पढ़ाई और प्रोफेशनल लाइफ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो इन सब के बाद हम बात करते हैं कि एक नॉर्मल फार्मा स्टूडेंट क्लासिफिकेशन याद करते हुए कौन से प्रॉब्लम्स को फेस करता है। तो एक्चुअली दोस्तों, मुझे भी याद है कि जब मैं बीफार्म में था तो फार्माकोलॉजी पढ़ते वक्त क्लासिफिकेशन को याद करना मेरे लिए कितना ज्यादा दिक्कत भरा होता था। एक्चुअली ये चीज बिल्कुल भी आसान नहीं होती, क्योंकि हर क्लासिफिकेशन में बहुत सारे ग्रुप्स या फिर सब ग्रुप्स होते हैं। इन सब ग्रुप्स को और इन सब ग्रुप को एट अ टाइम याद रखना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होता। इसी के साथ जो भी ग्रुप्स या फिर सब ग्रुप्स होते हैं वो नेम्स भी इजीली मेमोराइज नहीं होते। तो फिर हम सोचते हैं कि यह सब चीजें याद कैसे रखनी या फिर शुरुआत कहाँ से करें। दूसरा इशू होता है कॉम्प्लेक्स टर्मिनोलॉजी। बहुत सारे ड्रग्स के नाम साइंटिफिक होते हैं या फिर अलग अलग क्लासिफिकेशन में सेम ड्रग अलग अलग कैटेगरीज में आ सकता है, और फिर इसी वजह से ड्रग्स के क्लासिफिकेशन की क्लैरिटी नहीं बन पाती। तीसरी प्रॉब्लम है फ्लो समझ नहीं आता। जब तुम रैंडम या फिर स्कैटर्ड वे में पढ़ने की कोशिश करते हो और इसी मेथड से पढ़ा हुआ जब आप एग्जाम में लिखने की कोशिश करते हो तो डेफिनेटली बहुत ज्यादा कंफ्यूजन और सभी ड्रग्स हमें एक दूसरे मिक्स होते हुए दिखाई देते हैं। इस कंफ्यूजन का डायरेक्ट इफेक्ट हमें हमारे आंसर शीट में दिखाई देता है, और इसी की वजह से आंसर शीट में जो भी लिखा हो उस अकॉर्डिंगली हमें मार्क्स भी हमें देखने के लिए मिलते हैं। अगर कंफ्यूजन से लिखा हुआ जो भी क्लासिफिकेशन होगा डेफिनेटली एग्जामिनर उसे कम मार्क्स दे देगा। इसके बाद आता है फोर्थ प्रॉब्लम कि अगर आपने बिना समझे हुए क्लासिफिकेशन को सिर्फ रट्टा मार के एग्जाम में लिखने की कोशिश की, जो कि देखा जाए तो बिल्कुल भी इफेक्टिव नहीं होता, तो एग्जाम के प्रेशर में रट्टा मारी हुई सभी चीजें हम वहां जाके भूल जाते हैं। और इसके बाद आता है सबसे लास्ट और फिफ्थ प्रॉब्लम, स्ट्रेस और डर। जब टॉपिक्स बड़े और कॉम्प्लेक्स लगते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस गिर जाता है। हम ये सोचने में फोकस नहीं करते कि एग्जाम में खुद को शांत रखते हुए क्लासिफिकेशन को याद करते हुए एग्जाम में लिखना कैसे है। हम क्या करते हैं, प्रेशर में आके सभी चीजें भूल जाते हैं, और जिसकी वजह से हमारा पढ़ाई का इंटरेस्ट भी कम हो जाता है। तो इसमें हमने सब प्रॉब्लम्स के बारे में तो बात कर ली, लेकिन इसके सॉल्यूशंस क्या है। अगर ड्रग्स के नाम याद ना रहने के पीछे अगर मेन रीजन देखा जाए तो ड्रग्स के नाम जो होते हैं डे टू डे लाइफ में इतने ज्यादा फैमिलियर नहीं होते। तो हमें क्या करना है, तो इन ड्रग्स के नाम का जो भी इनिशियल है, इनिशियल को लेकर एक निमोनिक बनाना है, और ये निमोनिक हमारे डे टू डे लाइफ का हमारे ब्रेन को इजी टू अंडरस्टैंड होना चाहिए या फिर इजी टू मेमोराइज होना चाहिए। इसके बाद आता है टेबल्स या फिर फ्लो चार्ट बनाना। तो जनरली क्या होता है, बहुत लेंदी वाली जो भी इन्फॉर्मेशन होती है वो लेंदी वाली इन्फॉर्मेशन को अगर हमें कंसाइज फॉर्मेट में अगर रिप्रेजेंट करना है तो जनरली हम क्या करते हैं, टेबल्स या फिर फ्लो चार्ट बनाते हैं। इस वजह से जो भी इन्फॉर्मेशन है वो विजुअली क्लियर हो जाती है। और अगर इसी फ्लो चार्ट या फिर टेबल को अगर हम एग्जाम में निकालते हैं तो डेफिनेटली हमारे जो एक्स्ट्रा एफर्ट्स के लिए हमें एक्स्ट्रा मार्क्स डेफिनेटली मिल सकते हैं। इसके बाद आता है सिमिलर क्लासिफिकेशन को एक साथ पढ़ने की कोशिश करो। अगर एग्जाम्पल के बारे में बात करो तो जनरली आपको पता होगा हमारा जो ब्लड का प्रेशर होता है या फिर ब्लड प्रेशर को कम करने वाले जो भी एजेंट्स होते हैं उन ड्रग्स को हम एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स बोलते हैं। तो हाइपरटेंशन का अगर कॉज देखा जाए तो अगर ब्लड का वॉल्यूम अगर ज्यादा होता है तो हमारा ब्लड प्रेशर भी राइज होता है। तो इसी के अपोजिट अगर देखा जाए तो ब्लड का अगर वॉल्यूम हम कम कर दे तो उसकी वजह से जो भी हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम हमें हो रही है वो भी हमें कम देखने के लिए मिलते हैं। तो मुझे बताइए ब्लड का वॉल्यूम हम कैसे कम कर सकते हैं। अगर ब्लड में 90% अगर वाटर का हिस्सा है तो इसी वाटर को अगर हम कम कर दे तो हमारे जो ब्लड का वॉल्यूम है वो भी कम हो जाएगा। तो मुझे बताइए ऐसे कौन से एजेंट होते हैं जो कि हमारे ब्लड का वॉल्यूम कम करने में हमें हेल्प कर देते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गए हमारे डायूरेटिक्स। ठीक है, तो मुझे बताइए अगर लॉजिकली देखा जाए तो क्या हम डायूरेटिक्स और एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स क्या हम साथ में पढ़ सकते हैं, तो डेफिनेटली पढ़ सकते हैं। तो इसी तरह से अगर इंटर रिलेशन वाले जो भी ड्रग्स है या फिर सिस्टम्स है, सिस्टम को अगर हम एक साथ पढ़ने की कोशिश करेंगे तो लॉजिकली हमें याद रखने में वो चीजें और ज्यादा आसान हो जाती है। इसके बाद आता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज। ठीक है, तो मुझे बताइए क्या आपकी यूनिवर्सिटी 2 दिन या फिर 3 दिन पहले एग्जाम की अनाउंसमेंट करती है? बिल्कुल भी नहीं। जनरली आपको 1 महीना पहले से पता होता है कि आपके एग्जाम्स टेंटेटिवली इस तारीख से इस तारीख तक होने वाले। ठीक है, तो अगर आपको 1 महीने से ऑलरेडी पता है कि आपके एग्जाम्स होने वाले तो एग्जाम से पहले 1 दिन पढ़ के फिर पेपर पास करने की क्या सच में जरूरत है? बिल्कुल भी नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि एग्जाम से पहले 1 दिन पूरी की पूरी रात पढ़ के फिर एग्जाम देने से अच्छा है कि रोज थोड़ा थोड़ा अगर अपने सिलेबस कवर करते हुए चीजें अच्छे से समझते हुए अगर एग्जाम की प्रिपरेशन की तो डेफिनेटली आपको एग्जाम में बहुत ज्यादा आसानी हो जाएगी, जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आपके जो मार्क्स होते हैं वो मार्क्स पे हमें देखने के लिए मिलता है। और इसके बाद आता है हमारा लास्ट वाला सॉल्यूशन कि प्रैक्टिस प्रैक्टिस और प्रैक्टिस। अगर आपको ऐसा लगता है कि ड्रग्स को या फिर क्लासिफिकेशन को याद रखने में आपको बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है तो वही ड्रग्स या फिर क्लासिफिकेशन आप मल्टीपल टाइम्स पेपर पे या फिर नोटबुक में लिखने की कोशिश करो। ये मेथड जो है मेरी बहुत ट्रायल और टेस्टेड मेथड है, तो इसके वजह से कभी भी ध्यान में रखना कि जो चीजें हम सिर्फ पढ़ के याद नहीं रख पा रहे, अगर उन्हीं चीजों को अगर आप लिख के कोशिश करोगे तो डेफिनेटली वो चीजें आपको लॉन्ग टर्म तक बहुत अच्छे से याद रहेगी।
तो अगर बात करें एग्जाम में क्लासिफिकेशन लिखना कैसे है, जिसके वजह से आपका जो भी लिखा हुआ आंसर है वो क्लियर, नीट और इंप्रेसिव लगे, तो सबसे पहले आप जो भी क्लासिफिकेशन लिख रहे हो उसका हेडिंग बड़े वाले फॉर्मेट में लिखना है। अगर पॉसिबल हो तो अंडरलाइन भी कर देना या फिर हाईलाइट भी कर देना। इसकी वजह से एग्जामिनर को ये पता लगेगा कि आपने जो आंसर लिखा है वो किस टॉपिक के बारे में है। फिर हर टॉपिक को या फिर कैटेगरी को एक्सप्लेन करते हुए सेपरेट पैराग्राफ में लिखना, जिसकी वजह से आपका जो आंसर है वो देखने में ऑर्गेनाइज लगे और समझने में आसानी हो। और हर कैटेगरी के नीचे मिनिमम 2 से 3 एग्जाम्पल जरूर लिखना, जिसकी वजह से हमारा जो आंसर है वो स्ट्रांग बनता है। और एक इंपॉर्टेंट चीज, अपने आंसर को शॉर्ट और क्रिस्प रखना और अननेसेसरी डिटेल्स जो भी है वो डिटेल्स बिल्कुल भी ऐड मत करना, जिसकी वजह से आंसर में क्लैरिटी भी आएगी और एग्जाम्पल की वजह से कंप्लीटनेस भी आएगा। और आपके पास एग्जाम में लिमिटेड टाइम होता है, तो इसकी वजह से जो भी आप पॉइंट्स लिख रहे हो वो पॉइंट्स आप एकदम सीधे और रिलेवेंट रखना। अगर पॉसिबल हो तो फ्लो चार्ट या फिर टेबल्स भी ड्रॉ कर देना। इन टिप्स को अगर आप फॉलो करते हो तो डेफिनेटली क्लासिफिकेशन के क्वेश्चन में आपको जो भी जनरल प्रॉब्लम्स के बारे में हमने बात की, उन प्रॉब्लम्स में से कोई भी आप फेस नहीं करोगे। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो डेफिनेटली लाइक करना, और अगर फार्माकोलॉजी के क्लासिफिकेशन से रिलेटेड और भी आपको डाउट या फिर कंफ्यूजन होगा तो डेफिनेटली हमें कमेंट्स बॉक्स में लिखिए, ताकि हम हमारे तरफ से आपकी फार्मा जर्नी में थोड़ी सी वैल्यू और ऐड कर सके। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ऑल द बेस्ट।